उसके मायके वाले भी यहाँ होंगे। आप बस अपनी तरफ से उसके फैसले पर कोई भी चर्चा नहीं करेंगी। राज, अपने रूम में जाओ। अभी स्कूल में टाइम है, संभालो उसे जाकर। इस वक्त उसे तुम्हारे कंधे की ज़रूरत है। बहुत हिम्मत चाहिए बच्चे, अपने पति को पद से ऊपर रखने की। हर लड़की के बस में नहीं है। और आजकल की युवा पीढ़ी जहाँ इतनी बड़ी उपलब्धि मिलने पर एक सेकंड नहीं लगाती अपने पति और परिवार को छोड़ने में, वहाँ मेरी बहू ने अपने परिवार को चुना। उसका फैसला सुन आज मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। धन्य है सुमन जी, शेखर जी की परवरिश। किस्मत से ऐसी बच्ची मिलती है। राज, जैसे आज उसका साथ दिया, उम्मीद है अपने बेटे से वो उसके बचपन के सपने को ज़रूर पूरा करेगा। राज अंकित के गले लग भावुक होकर कहता है, थैंक यू तो मुझे आपका करना चाहिए पापा, जो आपने शीतल को मेरे लिए चुनकर मेरी लाइफ का इतना बेहतरीन तोहफा दिया। वो अंकित से अलग हो सरला को देख शरारत से कहता है, मम्मा यार, आपको समझाने के चक्कर में सर में हेडक शुरू हो गया। प्लीज़ मेरे और सोना के लिए काफ़ी बना दीजिए। वो क्या है ना, उसकी भी रो रो कर आँखें सूज गई हैं। सर में पेन होगा पूरा दिन। आपके हाथ की कॉफ़ी पिएगी तो मन शांत हो उसका। इतना बोल उन्हें फ्लाइंग किस करके कहता है, मम्मा जल्दी करना नहीं तो लेट होगा उसे। इतना बोल ऊपर अपने कमरे में भाग जाता है। राज का एटीट्यूड व सरला का चेहरा देख अंकित भरत की हंसी छूट गई। सरला दोनों को घूर कर कहती हैं, ज़्यादा बतीसी मत दिखाइए मेरे सामने। किसी दिन आपके लाड गवर्नर आपकी लंका लगाएगा, न तब बात करूंगी आपसे। बहुत सर चढ़ाया है, तभी किसी को नहीं गिनता अपने आगे। वो भिनभिनाते हुए किचन में चली जाती हैं। इधर राज अपने रूम में आता है। शीतल ड्रेसिंग के आगे खड़ी होकर अपनी साड़ी बांध रही थी। वो जैसे ही राज को अंदर आते हुए देखती है, अपनी साड़ी यूं ही हाथों में लपेट उसकी ओर दौड़ पड़ी। शीतल को इस तरह देख राज के चेहरे पर मुस्कान आ गई। शीतल आकर राज के सीने से लगती, उससे पहले ही उसके हाथ में लिपटी साड़ी खुलकर फर्श पर बिखर गई। शीतल के दोनों पैर उसमें उलझ गए। वो लड़खड़ाकर नीचे गिरती, उससे पहले ही उसके सड़ों ने उसे अपनी मजबूत बाहों में थाम लिया। लेकिन शीतल को थामने के चक्कर में राज भी उसकी साड़ी में उलझकर उसके साथ ही फर्श पर धराशायी हो गया। अब सीन कुछ ऐसा था, कांच की गुड़िया के ऊपर एसीपी साहब गिरे हुए थे। शीतल राज को घूर कर कहती है, कैसे पुलिस अफसर हैं आप, जो बीबी को बचाना तो दूर खुद ही हम पर गिर पड़े। अब उठिए हमारे ऊपर से, सांस फूल रही है हमारी। राज शीतल की साड़ी अपने ऊपर से हटाकर मधुर आवाज़ में कहता है, रात में जब मेरे स्पर्श को महसूस कर रही थी तब तो नहीं फूली तुम्हारी सांसें, अब कैसे फूल रही हैं। राज की बात सुन शीतल उसे दोनों हाथों से पुश करते हुए कहती है, आपसे ना बात करना ही बेकार है, हर बात का उल्टा मतलब। हटिए ना, हमें लेट हो जाएगा। राज उसकी कमर पर अटखेलियाँ करते हुए कहता है, ऊपर आने से पहले करण को मैसेज ड्रॉप कर दिया था सोना कि तुम आज एक पीरियड लेट जाओगी, समझी। शीतल मुँह बनाकर कहती है, हर काम में जल्दी है आपको, हमसे बिना पूछे खुद की मर्जी क्यों चलाते हैं आप हम पर। राज उसकी तरफ झुक उसकी आंखों में देखते हुए गंभीर आवाज़ में कहता है, अपनी मर्जी चलाता न सोना तो आज तुम्हारे फैसले के खिलाफ होता। मुझे यहाँ ज़रूरत लगती है वहाँ मैं अपना दबदबा तुम पर ज़रूर बनाऊँगा। उसकी नोच को पकड़ हल्के से खींचकर, चलो उठो, हाथ पकड़ो मेरा, लेट होगा तुम्हें। राज उसके ऊपर से जैसे ही उठने को हुआ, शीतल उसका कॉलर पकड़ अपनी ओर खींचते हुए उसके सीने से लग सिसकते हुए कहती है, थैंक यू राज, जो आज आपने न सिर्फ हमें समझा बल्कि हमारे सपने को पूरा करने में हमारा साथ दिया। हम अपनी आखिरी सांस तक आपका ये। और एकदम से उसके बोल वहीं थम गए।
क्योंकि राज गुस्से से उसकी आंखों में देखते हुए उसकी कमर पर दबाव बनाकर कहता है, फालतू बकवास सुनने का मेरे पास समय नहीं है सोना। कोई एहसान नहीं किया तुम पर, बीवी हो मेरी, मेरी लाइफ लाइन हो तुम। हमेशा से कहता आया हूँ, तुम्हें देखकर राज की सांसें चलती हैं। मेरा सुकून हो तुम, तुम्हारे लिए जो मुझे सही लगेगा उसमें हर कदम तुम्हारे साथ रहूँगा। मुझे खुशी है हुई आज कि तुमने शेखर पापा को मुझसे पहले चुना। जानती हो सोना, अभी तो मेरी सिंड्रेला आई भी नहीं मेरी गोद में, और अभी से उसके लिए मेरी आंखों ने सपने सजा लिए। तो तुम तो पापा के साथ इतने सालों साथ रही हो, उनका हक है तुम पर और तुम्हारा फर्ज है सोना उन्हें खुशी देना। लेकिन सोना, तुमने मेरी खातिर अगर ये कुर्बानी दी है तो ये मुझे सच में मंजूर नहीं। तुम मुझसे ऊपर पद पर बढ़ोगी तो मुझे गर्व होगा। कसम से हमारे रिश्ते में कभी तुम्हारे प्रोफेशन को लेकर मनमुटाव नहीं होगा। मैं हर कदम पर तुम्हारा साथ निभाऊंगा। तुम्हें एक बार अपने फैसले पर। शीतल राज की आंखों में देख दृढ़ता से कहती है, पहली बात, हमारा फैसला यही है राज कि हम अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं। दूसरी बात, आपके जितना सब्र नहीं है हम में। हम एक पल आपसे अलग नहीं रह सकते। हमें हमारे पति की आंखों में उदासी नहीं और शरारत से चमक और खुशी चाहिए। हमें भी आपकी तरह अपने प्रिंस चार्मिंग का इंतज़ार है, समझे सीपी साहब। और हमारी ये सारी खुशियाँ इस जॉब को ज्वाइन करके इतनी जल्दी पूरी नहीं होने वाली। इसलिए हमने ये फैसला लिया। राज अपनी गहरी निगाहों से शीतल को देखते हुए मधुर आवाज़ में कहता है, देखते हैं सोना, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होती है या राज अग्रवाल की। वो उसके गर्दन पर अंगुलियां चलाते हुए कहता है, तो मैडम जी आइए, आप आज दोपहर में स्कूल से फ्री होकर फिर मिशन सिंड्रेला शुरू करते हैं। इतना बोल उसके दिल को अपने होठों से छूकर कहता है, लव यू मेरी जान, बहुत लकी हूँ जो तुम मुझे मिली। चलो रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें छोड़कर हॉस्पिटल निकल जाऊँगा। राज शीतल की गर्दन पर अपने होठों से छूकर उड़ जाता है। दोनों रेडी होकर नीचे आते हैं और सरला अनिकेत के साथ कॉफ़ी पीकर गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। राज शीतल को स्कूल छोड़ता हुआ सीधा हॉस्पिटल निकल गया। शीतल जैसे ही ऑफिस में पहुंची, सामने बैठे करण को प्रिंसिपल से बात करते देख उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो अंदर आकर दोनों को विश करती है। प्रिंसिपल शीतल को बधाई देते हुए सौ में मुस्कान लेकर कहते हैं, बैठिए मिसेज अग्रवाल। शीतल करण के पास वाली चेयर पर बैठ जाती है और प्रिंसिपल मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ तो मेरे स्कूल के दो होनहार और बच्चों के सबसे चहेते शिक्षक आज रिजाइन देने आए हैं। आप दोनों के जाने का पूरे विद्यालय को, परिवार को दुख है, लेकिन फिर भी हमारा पूरा स्टाफ और पर्सनली मैं खुद आप दोनों की सक्सेस से बेहद खुश हूँ। आपके कारण आज न सिर्फ अजमेर का बल्कि हमारे विद्यालय का भी नाम रोशन हुआ है। गॉड ब्लेस यू बोथ। आज आप दोनों का पद मुझसे भी लाख गुना ऊपर हुआ। और मुस्कुराते हुए कहते हैं, भाभी एसडीएम साहब, अब तो हमें भी आपके केबिन में आने के लिए भी इजाज़त लेनी होगी। बट प्राउड मोमेंट फॉर मी कि आप इस विद्यालय परिवार का हिस्सा रहे हैं। वेल डन एंड वंस अगेन कंग्रेचुलेसन। शीतल करण पर एक नज़र डाल शांत लहजे में कहती है, थैंक यू सर, बट दो नहीं, एक टीचर स्कूल से जाएगा, क्योंकि सर हम ये पोस्ट ज्वाइन नहीं कर रहे। शीतल के इतना बोलते ही करण हैरानी से कहता है, व्हाट, क्या बोल रही हैं आप? शीतल धीमे से कहती है, जी करण जी, आपने सही सुना। इस पोस्ट के आगे हमने अपने बचपन के सपने को चुना है और हमारा पूरा परिवार और हमारे पति हमारे फैसले से खुश हैं। और मुस्कुराते हुए कहती है, सर जब तक कॉलेज प्रोफेसर का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर लेते तब तक
अब इस स्कूल से कहीं नहीं जाएंगे। और खड़े होते हुए कहती है, सर हमारे क्लास का टाइम होने वाला है, हम चलते हैं। इतना बोल रजिस्टर में अपने साइन करके ऑफिस से निकलती है। शीतल का जवाब सुन प्रिंसिपल अवाक से उसे जाते देखते हैं। करण फुर्ती से खड़े होकर कहता है, एक्सक्यूज मी सर, अभी आया। वो शीतल के पीछे जाते हुए उसे आवाज़ देकर कहता है, रुको शीतल। करण की आवाज़ सुन शीतल पीछे मुड़कर मुस्कुराते हुए सपाट लहजे में कहती है, करण जी आपके इस तरह हमें रोकने की वजह अच्छे से जानते हैं। करण अपने हाथों को बांधकर सधी आवाज़ में कहता है, शीतल जब आप जानती हैं तो मेरे सवालों का जवाब क्या है आपके पास। शीतल करण को देख दृढ़ स्वर में कहती है, करण जी अपने परिवार के आगे हमारे लिए इस पोस्ट की कोई वैल्यू नहीं। सब चीज़ों से ऊपर हमारे लिए हमारे पति का मान सम्मान, उनकी अहमियत मायने रखती है। हम अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमारी पति को 4 लोगों के सामने अपना सर झुकाना पड़े। सबके सामने हम कभी राज को कोई आदेश नहीं दे सकते। दूसरी बात, इस पोस्ट को ज्वाइन करने का साफ मतलब है हमें अपने परिवार और पति से दूर रहना होगा, जो हमारे लिए पॉसिबल नहीं। एक सेकंड के लिए भी हम राज से अलग होने का नहीं सोच सकते। और हमारी लाइफ का एक उसूल है करण जी, अपनों की खुशियों को नज़रअंदाज कर अपने सुख और कामयाबी में के महल हम कभी नहीं बना सकते। आप अच्छे से समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। शीतल की बातों को गौर से सुनकर करण गंभीर आवाज़ में कहता है, आपकी सारी बातें अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन शीतल फिर भी इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी को यूँ छोड़ना ठीक नहीं। किस्मत वाले होते हैं शीतल जो अपने प्रथम प्रयास में इस मुकाम को छूते हैं। लोगों को सालों लग जाते हैं इस पद तक पहुंचने में। आपको एक बार फिर सोचना चाहिए, जल्दबाजी ठीक नहीं। शीतल गहरी आवाज़ में कहती है, करण जी राज के प्यार के आगे हमें कुछ नहीं दिखता। यकीन है हमें अपने पति के विश्वास और जुनून पर कि जब तक वो हमें हमारे बचपन के सपने तक नहीं पहुंचा देते चैन से नहीं बैठेंगे, क्योंकि उनकी बदौलत ही आज हमने ये मुकाम पाया है। दूसरी बात, करण जी जैसे आपका सपना शुरू से RAS बनने का था। आपने भी तो अपने फैमिली बिजनेस को छोड़कर अपने सपने को चुना। वैसे ही हमने जब से होश संभाला है तब से कॉलेज प्रोफेसर बनने का सपना देखा है। ये एग्ज़ाम हमने सिर्फ राज की खुशी के लिए दिया था। उन्होंने हमसे उसी वक्त कह दिया था कि हमारे करियर को लेकर जो हम फैसला करेंगे उसमें वो हमारा पूरा साथ देंगे। और मुस्कुराते हुए कहती है, करण जी किस्मत वाले हैं हम जो हमें राज जैसा जीवन साथी मिला। आज पूरे परिवार के विरुद्ध जाकर उन्होंने सिर्फ हमारे लिए फैसले में हमारा साथ निभाया, बल्कि इस फैसले के पीछे की असली वजह भी सभी को बताई। शीतल करण की आंखों में देख गहरी आवाज़ में कहती है, सच्चा प्यार ऐसी चीज़ है करण जी जिसके आगे हम अपना सब कुछ वार देते हैं। इसे आपसे बेहतर कौन जान सकता है। शीतल का व्यंग सुन करण शांत लहजे में कहता है, सॉरी अगर आपको मेरी बातों से हर्ट हुआ। सही कहा आपने। शीतल अपने जीवन की कुछ मजबूरियाँ, परिवार की जिम्मेदारी, उनकी खुशियों की खातिर हमें न चाहते हुए भी कभी कुछ कठोर फैसले लेने पड़ते हैं। वरना किसी को शौक नहीं अपनों के प्यार से जुदा होना। लेकिन यहाँ आप लकी हैं, आपके पास अपना प्यार और परिवार दोनों है। हर कोई आपके जैसे भाग्यवान नहीं होता। भगवान राज और आपका प्यार यूं ही बनाए रखें। और मुस्कुराते हुए कहता है, अभी तक नौकरी में साथ रहे, लेकिन अब
रास्ते अलग हो गए। आज अपना एक और अहम रिश्ता छूट गया। देखते हैं अब डेस्टिनी किस मोड़ पर ले जाती है। शीतल की बात करते हुए करण की आंखों के आगे अंकिता का चेहरा घूम गया। आंखों के कोर फिर भीगने लगे। करण शीतल के आगे कमज़ोर पड़ता उससे पहले ही खुद को संभाल कर अपने चेहरे पर मुस्कान ओढ़ हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। चलिए फिर मिलते हैं। शीतल करण से हाथ मिलाते हुए कहती है, एसडीएम साहब, नई जगह, नए साथी, नया पद पाकर हमें भूल मत। करण भावुक स्वर में कहता है, शीतल, करण की ज़िंदगी में बेशक सब कुछ नया होगा, लेकिन रिश्ते वही पुराने होंगे जो यहाँ छूट गया, जिन्हें डेस्टिनी ने मेरी लाइफ से छीन लिया। उनके सहारे ही करण की पूरी ज़िंदगी बीतेगी। अब कोई नया रिश्ता करण गोयल की लाइफ में नहीं जुड़ेगा और आप तो मेरी जॉब की पहली पार्टनर हैं। आपको कभी नहीं भूल सकता, लेकिन आप राज के प्यार के आगे हमें पक्का भूल सकती हैं। करण की बात सुन शीतल जोर से हंस देती है। इतने में ही नेक्स्ट पीरियड की बेल बज जाती है। शीतल करण को देख मुस्कुराते हुए कहती है, वेल मिस्टर परफेक्टनिस्ट, अब एसडीएम बनने के बाद मुलाकात होगी ग्रैंड पार्टी के साथ। करण शांत लहजे में कहता है, बिल्कुल शीतल, और पार्टी का ड्यू है मेरी तरफ से। जिस दिन ज्वाइन करूँगा सब मिलकर पार्टी एंजॉय करेंगे। बाय। इतना बोल आगे बढ़ता है। शीतल करण के साथ चलते हुए कहती है, करण जी, हालांकि हमें नहीं कहना चाहिए, आपकी पर्सनल लाइफ है, बट जाते हुए अंकिता से एक बार मिलकर जाइएगा। करण उसकी आंखों में देखकर कहता है, उनकी विश पूरी करने ही जा रहा हूँ। मेरी सक्सेस के लिए उन्होंने चामुंडा मंदिर की फेरी बोली थी। वैसे तो कुछ नहीं दे पाया उन्हें, लेकिन जाते जाते उनकी आखिरी विश पूरी करना चाहता हूँ। यहाँ से डायरेक्ट मंदिर निकल रहा हूँ। बाय। इतना बोल फुर्ती से निकल जाता है। करण का जवाब सुन उसको इतना बेचैन देख शीतल की आंखें भी नम हो गई। वो अपने को कंट्रोल कर क्लास की ओर बढ़ गई। सुबह के 10 बजा रही थी। राज सीधा हॉस्पिटल पहुंचता है। वो जैसे ही गाड़ी पार्क कर बाहर आता है, सामने से देव और रस्तोगी का आना होता है। राज दोनों को सैल्यूट करता है। रस्तोगी राज को देख कुछ कहते, इतने में ही उनके फ़ोन पर डीआईजी का जयपुर से फ़ोन आ गया। रस्तोगी फ़ोन पर बात करते हुए आगे निकल जाते हैं। रस्तोगी के जाते ही राजदेव को देखकर कहता है, तू यहाँ इस वक्त क्या कर रहा है? जब बोला था सुबह मैं 2-3 घंटे यहाँ सब संभालूंगा तो तेरा आना ज़रूरी था, लंच बाद आता ना। देवराज की बात सुन सधी आवाज़ में कहता है, राज से यही हूँ मैं। राज हैरानी से कहता है, व्हाट? रात से मतलब? तो पार्टी के बाद। देव बीच में ही राज को रोकते हुए कहता है, पूरी रात उत्पात मचाया है इस भाटिया ने, किसी के बस में नहीं आ रहा था। पार्टी के बाद जैसे ही घर पहुंचा, इतने में पांडे का फ़ोन आ गया मेरे पास। उसने बताया रात का खाना देने स्टाफ जब इसके रूम में गया तो इसने वहाँ के वार्ड बॉय पर हमला कर दिया। वो तो शुक्र है उसे ज़्यादा चोट नहीं आई। आवाज़ सुनकर पांडे और कांबले ने अंदर जाकर देखा तो भाटिया अपने आपे से बाहर हो चुका था, लेकिन दोनों ने सारी स्थिति संभाल ली। डॉक्टर ने तुरंत आकर इसे नींद का इंजेक्शन दिया, तब से बेहोश पड़ा है। अभी तक नींद नहीं खुली इसकी। जानकारी जब मैंने रस्तोगी सर को दी तो उन्होंने मुझे, जब तक वो खुद यहाँ नहीं आते, मुझे यहीं रुकने का ऑर्डर दिया। राजू से घूरते हुए कहता है, और तू ये सब मुझे अब बता रहा है?
देव शांत लहजे में कहता है, क्या करता तुझे कॉल करके, जब तक मैं खुद यहाँ पहुँचा। इसे नींद का इंजेक्शन दिया गया था, सब कुछ कंट्रोल में था। मैं खुद एक चक्कर लगाकर निकलने वाला था, लेकिन सर के ऑर्डर के कारण रुकना पड़ा। छोड़िए सब, अब तू यहाँ है, मुझे टेंशन की ज़रूरत नहीं। बस राज, तू अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना प्लीज़। राज गुस्से से कहता है, हाँ हो गया तेरा प्रवचन, तो अब घर निकल, मैं अपने आप देख लूँगा। देव उसके कंधे पर हाथ रख गहरी आवाज़ में कहता है, कल रात के वाक़ये के बाद रस्तोगी सर ने इसकी पहरेदारी बढ़ा दी है। डीआईजी सर के ऑर्डर हैं, जब तक ये ठीक होकर जयपुर नहीं पहुंचता, तब तक स्पेशल फोर्स तैनात कर दी है इसके रूम के बाहर। देव की बात सुन राज का मुंह हैरानी से खुल गया। वो गुस्से से अपने दांतों को पीस कर कहता है, सर को जब पता है इस केस में हम हर किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, तो क्या ज़रूरत है इतनी पुलिस फोर्स की। हमें क्या पता इतनी भीड़ में कौन इसका हमराज छुपकर इसका साथ निभा जाए, कौन आस्तीन का सांप बनकर हमारा प्लान खराब कर दे, कौन पीठ पीछे हम पर वार कर दे। हमें कुछ पता भी ना चलेगा। देव, तू जब पूरी रात यहीं था तो तूने कोई स्टेप क्यों नहीं लिया यार? ये सही नहीं हुआ देव। मेरा दिल और दिमाग तो पहले से ये मानने को तैयार नहीं था कि इसे पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं। मैं तुझे शुरू से बोल रहा हूँ ये नाटक कर रहा है। ऊपर से आज स्पेशल फोर्स का आना मेरे यकीन को और गहरा कर गया। देव, फिर बोल रहा हूँ तुझे, ये ज़रूर कोई कांड करेगा। इसके इरादे मैंने कल ही भांप लिए थे जब इसने मुझ पर हमला किया था। राज की गुस्से से सर की नसें तनने लगीं। देव उसकी मनोदशा भली भांति समझ रहा था। राज की बात पूरी तरह सही थी, क्योंकि वो खुद नहीं चाहता था कि किसी अनजान पुलिस ऑफिसर को इस केस की जिम्मेदारी देना। लेकिन वो भी ऊपर से जो ऑर्डर आए थे उनके कारण चुप था। देव राज के कंधे पर हाथ रख गंभीर आवाज़ में कहता है, राज, जानता हूँ तू जो बोल रहा है एकदम सही है, लेकिन हमें अपने हाई प्रोफाइल के आर्डर को मानना पड़ेगा। अब हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई यार। हमें हर वक्त हर कदम पर सोच समझ कर उठाना पड़ेगा। इन लोगों के सामने उतनी ही जुबान खोलना राज जितना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वास्तव में एक भी गद्दार इनके बीच छुपा हुआ है तो उसका दिमाग हमसे कई गुना आगे चलेगा। अब ये मिलकर क्या खेल खेलेंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिर भी तुझसे कहूँगा केयरफुल रहना, अपनी आँखें और कान खुले रखना राज। और सबसे बड़ी बात, हाइपर मत होना इनके सामने, वरना ये तेरी इसी कमजोरी को अपनी ढाल बनाकर अपने प्लान को अंजाम देंगे। जब से मुझे पता चला है मेरे दिमाग की नस भी हिल गई है। कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन फ़िलहाल जो चल रहा है उस पर पैनी निगाह रखनी पड़ेगी। राज, रात को मेरी और कामले की ड्यूटी है यहाँ, इसलिए तुझे आज पूरा दिन अहमद और पांडे के साथ यहीं रुकना होगा। मैंने दोनों को समझा दिया है, वो ध्यान रखेंगे। बाकी मैं 4 बजे आता हूँ, फिर बात करेंगे मिलकर। चल निकलता हूँ। सेजल और पापा के फ़ोन आ रहे हैं, दोनों परेशान हो रहे हैं, आता हूँ। इतना बोल राज का कंधा थपथपाकर उसे आंखों से कुछ इशारे का बाहर पार्किंग की ओर बढ़ गया। देव के जाते ही राज के कदम भाटिया के वार्ड की तरफ बढ़ गए। इधर दोनों दोस्तों के जाते ही हॉस्पिटल इंक्वायरी के पिलर की आड़ में खड़ा नकाबपोश
अपना फ़ोन निकाल कर कहता है, सर। देव मित्तल निकल गया यहाँ से। उस नकाबपोश की बात सुन दूसरी तरफ से एक शख्स लंबी सांस लेकर कहता है, हाँ, जिस काम के लिए तुम्हें वहाँ रखा है हर पल उसकी रिपोर्ट मुझ तक पहुँचनी चाहिए। 2 बातों का विशेष ध्यान रखना। एक तो घोड़े बेचकर सोना मत, दूसरा हद से ज़्यादा नशा मत करना, वरना तुम्हें तुम्हारी खूबसूरत बीवी के दर्शन रोज नहीं होंगे, समझे। वैसे कल रात से इसकी खूबसूरत जवानी का रस देखकर नीयत डगमगा रही है मेरी, लेकिन बिस्वा अपनी जुबान का पक्का है, वादा किया है तुझसे तो तेरी बीवी को कभी हाथ भी नहीं लगाऊंगा। लेकिन अगर तूने मेरे साथ जरा भी होशियारी की तो माँ कसम उस दिन तेरी बीवी की मादक जवानी से तेरे सामने ही खेलूंगा, समझा कि नहीं। वो नकाबपोश डरते हुए कहता है, जी सर, शिकायत का मौका नहीं दूंगा आपको। सामने वाला शख्स गंभीर आवाज़ में कहता है, गुड, अब जो कहा है लग जाओ अपने काम पर। इतना बोल फ़ोन काट देता है। वो नकाबपोश फ़ोन जेब में डाल यहाँ वहाँ देखते हुए फुर्ती से वहाँ से वॉशरूम की ओर बढ़ गया। इधर राज भाटिया के वार्ड में आता है। बाहर पुलिस की वर्दी पहने कई जवान खड़े थे। वहीं एक पुलिस ऑफिसर भाटिया के गेट पर खड़ा अंदर देखते हुए फ़ोन पर बात कर रहा था। राज सब पर एक नज़र डाल अपने कदम उसकी ओर बढ़ाकर जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखता है, वो ऑफिसर बिना पीछे मुड़े कहता है, अबे काली देख नहीं रहा, तेरी भाभी से बात कर रहा हूँ, चुप कर थोड़ी देर। उसकी बात सुन राज उस ऑफिसर के हाथ से फ़ोन लेकर गंभीर आवाज़ में कहता है, ऑफिसर एसीपी राज अग्रवाल। जैसे ही उस पुलिस ऑफिसर के कान में राज की दमदार आवाज़ गूंजती है, वो सकपकाते हुए राज की तरफ पलट उसके गुस्से से भरे चेहरे को देख थूक गटकते हुए कहता है, सॉरी सर, वो घर से इम्पोर्टेंट कॉल। राज उसकी ओर टेढ़ा देखते हुए सपाट लहजे में कहता है, ऑफिसर ड्यूटी टाइम पर नो फ़ोन कॉल, सिर्फ इम्पोर्टेंट के कॉल ही के अलावा इमरजेंसी फ़ोन कॉल अटेंड करेंगे आप। अपने घर के जो भी काम हैं ड्यूटी आने से पहले निपटा कराया करो। सब पर पैनी नज़र डालकर गहरे स्वर में कहता है, ऑफिसर आप सभी लोगों को जब इतने इम्पोर्टेंट केस पर तैनात किया गया है तो ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि जिसकी पहरेदारी आपको सौंपी है वो कितना शातिर मुजरिम है। हमारी एक चूक हमें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकती है, इसलिए आप सभी से अपेक्षा रखूँगा आज के जैसे हरकत नहीं होनी चाहिए। मुझे किसी को टोकना न पड़े। जिस काम के लिए आप यहाँ आए हैं उसे पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाइए। जरा सी भी लापरवाही किसी की बर्दाश्त नहीं होगी, सीधा सस्पेंड के ऑर्डर होंगे। तो आप खुद समझदार हैं। एंड लास्ट थिंग, इस मुजरिम से कोई भी ऑफिसर मेल मिलाप या उस पर दया दिखाने की कोशिश मत करना। पूरा पार्ट सुनने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के कहने पर हमने सेकेंड पार्ट भी अपलोड कर दिया। प्लीज़ आप लोग अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अनसब्सक्राइब कर दे रहे हैं। प्लीज़ ऐसा क्यों कर रहे हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्यारा प्यारा सा कमेंट करते रहिए।